हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी सत्य घटना पे आधारित है। एक गलत फैसला कैसे किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है, ये मूवी में दिखाया गया है। मगर हौसला बुलंद हो तो न्याय व्यवस्था को भी झुकाया जा सकता है। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर साजन और तमन्ना जी को बहुत बहुत थैंक्स। कहानी 2010 के अगस्त की उस रात शुरू होती है। हैन्यूल जो एक छोटे होटल में काम करता है, वो अपना काम निपटा के स्कूटर से घर लौट रहा होता है कि तभी उसे उसकी माँ का फोन आता है, जो हमेशा उसकी फिक्र करती रहती है। हैन्यूल माँ से ये कह के फोन कट कर देता है कि वो घर ही लौट रहा है। अब वो जैसे ही सिगरेट सुलगाने जाता है, उसका ध्यान रास्ते से हट जाता है। तभी अचानक उसकी स्कूटर के सामने एक आदमी आता है। हैन्यूल झटके से ब्रेक दबाता है, जिससे स्कूटर स्किड होती है। हैन्यूल उस आदमी को देख के गाली देने लगता है। नशे में धुत वो आदमी चला जाता है तो हैन्यूल को पता चलता है पास ही खड़ी टैक्सी में ड्राइवर का मर्डर हुआ है। अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए हैन्यूल इस बात की खबर पुलिस को देता है और वही उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। डिटेक्टिव डोंग जो एक निकम्मा और करप्ट पुलिस ऑफिसर है, वो केस की तहकीकात किए बगैर हैन्यूल को ही मर्डरर ठहरा के उसे अरेस्ट करता है। कोर्ट में हैन्यूल के खिलाफ नकली सबूत भी पेश किए जाते हैं तो जज हैन्यूल को 15 साल की सजा सुनाते हैं। सजा सुन के हैन्यूल और उसकी माँ दोनों शॉक हो जाते हैं। न्याय गरीबों के लिए होता ही नहीं। इस घटना को 14 साल गुजरते हैं। अब हमारे सामने आता है जुंगवू, जो एक वकील है। उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, नौबत डिवोर्स तक आ पहुंची है, जिसकी वजह है जुंगवू की नाकामयाब प्रोफेशनल लाइफ। जुंगवू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो डिवोर्स नहीं चाहता। तो जुंगवू किसी कंपनी के वर्कर्स की तरफ से कंपनी के ओनर के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस लड़ता हुआ नजर आता है। बदकिस्मती से वो एक केस भी हार जाता है, जिससे वर्कर्स उस पर गुस्सा होते हैं। कोई तो उसे ठग कह के भी बुलाता है, जिससे जुंगवू गुस्सा होता है। वो उनसे कहता है, मैंने ये केस अपने पैसे से लड़ी ताकि आपको इंसाफ दिला सकूं, जिससे मेरे सर पे कर्जा हुआ है। मैं फेल्यूर हो सकता हूं मगर ठगने वाला नहीं। तो दूसरी ओर हैन्यूल की माँ किमसू गवर्नमेंट के इंश्योरेंस कंपनी में जाके झगड़ा करती है। 14 साल की सजा काट के हैन्यूल जेल से बाहर आया है। इंश्योरेंस कंपनी ने उस मर्डर हुए ड्राइवर की पॉलिसी का भुगतान किया है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा हैन्यूल से वसूल रही है, जो है 40,000 वोन। किमसू कहती है, एक तो मेरे बेटे को झूठे इल्जाम में फंसा के जेल भेज दिया, अब वो बाहर आया है तो उससे पैसे वसूलने की बातें हो रही है। इंश्योरेंस वाले किमसू से कहते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हैन्यूल पे केस चलाया जाएगा और उसे 2 साल की सजा हो सकती है। और इस बात से किमसू तिलमिला गई है। यहाँ जुंगवू अपनी वकालत से तंग आ गया है। वो किसी लॉ फर्म में जॉब करना चाहता है। तो शाम को वो अपने खास दोस्त चैंग से मिलता है, जो थेमिस नाम की एक रेप्यूटेड लॉ फर्म में काम करता है। चैंग अपने दोस्त पे तरस खा के उसे अगले दिन अपनी लॉ फर्म लेके आता है। थेमिस लॉ फर्म का ओनर फिलेनो एक नामचीन लॉयर है। फिलेनो को जुंगवू की बातों में सच्चाई और जोश नजर आता है। फिलेनो अपनी लॉ फर्म के जरिए सोशल वर्क का काम भी करता रहता है, जिससे वो उन लोगों की वकालत करते हैं जो वकील की फीस दे नहीं सकते। फिलेनो जुंगवू से कहता है कि ऐसी ही किसी केस में कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हें अपनी लॉ फर्म में जॉब दे दूंगा। सोशल वर्कर मोनी जुंगवू को किमसू के पास लेके आती है, जो फिशरमैन की बस्ती में रहती है। मोनी जुंगवू से कहती है कि कोई भी वकील किमसू की केस लेने को तैयार नहीं। अपने घर में वकील को आया देख हैन्यूल बहुत गुस्सा होता है। उसका कानून और न्याय पे से विश्वास उड़ चुका है, मगर किमसू में अभी उम्मीदें बाकी है। जुंगवू भी ऐसे हालात में काम नहीं करना चाहता, मगर ये मौका भी चला ना जाए, ये सोच के वो हैन्यूल की स्टोरी सुनता है। वो हैन्यूल से कहता है कि कोरियन रूल्स के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हारी बिहाफ पे उस ड्राइवर की फैमिली को पैसे दिए, अब तुम्हें उसका भुगतान करना होगा। हैन्यूल जुंगवू से कहता है, मैंने वो मर्डर नहीं किया। वो सुन के जुंगवू चौंक जाता है। हैन्यूल कहता है, तुम उसी कानून से जुड़े हो जिसने मुझे 14 साल जेल में रखा, तुम पे मैं विश्वास क्यों करूं? तो अब हैन्यूल अपनी वो 14 साल पुरानी कहानी सुनाता है। किमसू हमेशा चाहती थी कि हैन्यूल पढ़ लिख के कुछ बने, क्योंकि उसमें वो लगन है। हैन्यूल पार्ट टाइम एक होटल में काम करता था, जहाँ सुजिन वेट्रेस थी। हैन्यूल उसे मन ही मन चाहता था। एक दिन उनके होटल में डिटेक्टिव डोंग अपने साथियों के साथ आया और अपना रोब झाड़ते हुए सुजिन से बदतमीजी करने लगा, जो हैन्यूल का अच्छा तो नहीं लगा, मगर पुलिस से दुश्मनी कौन ले। रात को स्कूटर से वो घर लौट रहा था तो उसकी स्कूटर के सामने एक अनजान शख्स आया, जो शायद उसी टैक्सी ड्राइवर का असली कातिल था। डोंग को हैन्यूल के स्कूटर की डिक्की में किचन नाइफ मिला, तो उसने हैन्यूल को बलि का बकरा बनाने का तय किया। वो हैन्यूल को एक पुराने मोटेल लेके आया और उस पे 3rd डिग्री टॉर्चरिंग करके उससे मर्डर का कबूलनामा लिखवा के लिया। डोंग का केस को रफा दफा करने का यही स्टाइल था। असली मुजरिम को छोड़ के वो किसी मासूम को पकड़ता था, फिर उस पे टॉर्चरिंग करके उससे गुनाह कबूल करवाता था। हैन्यूल के स्कूटर में मिले चाकू को मर्डर वेपन बना के उसे अदालत में पेश किया गया। बेचारा मासूम हैन्यूल
गंदी सिस्टम का शिकार हो गया। हैन्यूअल की कहानी सुन के जुंगवू फैसला करता है कि जो गुनाह हैन्यूअल ने किया नहीं उसका भुगतान वो नहीं करेगा, मगर कैसे। दूसरे दिन वो फर्म में मीटिंग बुलाता है और सबके सामने हैन्यूअल का केस रखता है। हैन्यूअल को टैक्सी ड्राइवर के मर्डर में 15 साल की सजा हुई। 14 साल बाद उसे छोड़ दिया गया। बाहर आते ही गवर्नमेंट ने उससे ड्राइवर की फैमिली को देने के लिए कॉम्पनसेशन अमाउंट डिमांड की, मतलब इतने साल सजा भी भुगतो और बाहर आके फाइन भी भरो। हैन्यूअल के पास पैसे नहीं, अगर वो ये फाइन नहीं भरता तो उसे फिर से 2 साल की जेल होगी। जुंगवू सबसे कहता है अगर हम ये साबित करें कि हैन्यूअल ने मर्डर नहीं किया तो वो इस फाइन से बच सकता है। फिलियानो जुंगवू से कहता है कि 14 साल पहले सुनाई गई सजा को अब गलत ठहरा के हमारी फर्म को क्या फायदा होगा। जुंगवू कहता है अगर ये इम्पॉसिबल केस हम जीतते हैं तो वकालत की दुनिया में हमारा नाम होगा, अमीर लोग हमारे क्लाइंट बनेंगे, ये केस हमारे लिए एक प्रमोशन का काम करेगा और गरीब की केस लड़ने के कारण सोशल फील्ड में भी हमें सराहा जाएगा। इस फर्म की इमेज बहुत ऊपर जाएगी, मगर ये सब कैसे पॉसिबल होगा। जुंगवू कहता है हम पुरानी केस को न्यू ट्रायल के लिए अप्लाई करेंगे। चैंग कहता है हैन्यूअल के सर से अगर मर्डर का इल्जाम हट जाए तो उसे फाइन नहीं भरना पड़ेगा। फिलियानो कहता है 14 साल पहले दिए गए कोर्ट के जजमेंट को झूठा साबित करना आसान नहीं, केस जीतने के चांसेस 0 है और अगर केस हार गए तो बड़ी इंसल्ट होगी। जुंगवू कहता है हैन्यूअल ने मर्डर किया हो या ना किया हो, पब्लिक की नजर में हम ऊपर जरूर उठेंगे। फिलियानो जुंगवू से कहता है कि अगर तुम ये केस जीतते हो तो मैं तुम्हें इस फर्म में पार्टनर बनाऊंगा। तो अब जुंगवू को फर्म की तरफ से कार दी जाती है। उसका रुबाब बढ़ जाता है। जुंगवू ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी वाइफ को देता है। अब जुंगवू पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मिलता है और उसे एप्लीकेशन देके न्यू ट्रायल की मांग करता है। जुंगवू के इस डिमांड पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरप्राइज होती है, मगर केस में जब वो डिटेक्टिव डोंग का नाम देखती है तो वो एप्लीकेशन मंजूर करती है, क्योंकि डोंग के खिलाफ काफी कंप्लेंट आई हुई है। वो जुंगवू को 3 महीने का वक्त देती है। तो अब उससे परमिशन लेके जुंगवू पुलिस आर्काइव सेंटर जाके उस 14 साल पुरानी केस के डिटेल्स हासिल करता है। वो उस वकील से भी मिलता है जिसने उस वक्त हैन्यूअल का केस लड़ा था। जुंगवू उससे कहता है कि जब ड्राइवर का मर्डर हुआ तब हैन्यूअल अपनी माँ से फोन पे से बात कर रहा था। आदमी फोन पे बात करते करते मर्डर तो कर नहीं सकता। तो अब जुंगवू उस पुरानी टैक्सी का मीटर लेके उस कैब कंपनी में आता है जिनके लिए वो ड्राइवर टैक्सी चलाया करता था। वो जानना चाहता है मीटर किस वक्त बंद हुआ। वहाँ के मैकेनिक से पता चलता है कि किसी ने मीटर में छेड़खानी की है या डोंग ने अपनी नई केस के लिए एक बेगुनाह को फांसा है। तभी उसे उसके आदमी से पता चलता है कि हैन्यूअल के पुराने केस की फिर से तहकीकात की जा रही है। दूसरी ओर कुछ लोकल गुंडे अपना कर्जा वसूलने हैन्यूअल के पास आते हैं। वो हैन्यूअल से सौदा करते हैं कि अगर हमारा कर्जा नहीं चुका सकते तो हमारे लिए एक मर्डर करो, तुम अब ऑफिशियली मर्डरर हो गए हो। हैन्यूअल उनकी पिटाई करके उन्हें भगा देता है। यहाँ जुंगवू ऑटोप्सी डॉक्टर से मिलता है जिसने उस ड्राइवर की ऑटोप्सी की थी। वो बताता है कि ऑटोप्सी की ओरिजिनल कॉपी जानबूझ के किसी ने गुम कर दी थी। रात को जुंगवू हैन्यूअल से मिलता है। हैन्यूअल उससे पूछता है तुम बिना पैसे लिए मेरे लिए केस क्यों लड़ रहे हो। जुंगवू कहता है मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। हैन्यूअल उससे पूछता है क्या केस जीत के मेरे वो 14 साल वापस आएंगे। मैं ये सब नौटंकी फिर से नहीं चाहता। जुंगवू उससे कहता है मैं तुम्हारे वो 14 साल तो वापस नहीं दिला सकता, मगर तुम्हारे सर पे जो मर्डरर का काला धब्बा लगा है उसे जरूर मिटा सकता हूँ। एक पल अपनी अंधी माँ के बारे में सोचो जिसकी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। अब हैन्यूअल जुंगवू को उस जगह लेके आता है जहाँ 14 साल पहले वो मर्डर हुआ था। वो कहता है कि पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से मुझे स्कूटर से उतर के टैक्सी में घुस के ड्राइवर पर 16 वार करके मर्डर करने में 1 मिनट 40 सेकंड का वक्त लगा। क्या ये पॉसिबल है। हैन्यूअल ने 2:05 पे अपनी माँ के साथ मोबाइल से बात की। अगला कॉल उसने 2:09 पे पुलिस को किया। टैक्सी का मीटर 2:08 पे बंद हुआ, यानी मर्डर इसके बीच हुआ। तो अब हैन्यूअल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता है कि ये सब करने में प्रैक्टिकली कितना वक्त लगता है। तो वो आता है 4 मिनट 50 सेकंड। जुंगवू को हैन्यूअल के बेगुनाही का सबूत वहीं पे मिल जाता है। वो समझ जाता है पुलिस ने साजिश करके हैन्यूअल को फंसाया था। अब हैन्यूअल जुंगवू को उस वीरान मोटेल भी लेके आता है जहाँ उस पे टॉर्चरिंग करके उससे कन्फेशन लिखवाया गया था। वहाँ जुंगवू को कुछ पेपर्स मिलते हैं जिन पे कुछ मासूमों से कन्फेशन लिखवाए गए थे। जुंगवू पुलिस की गुंडागर्दी को समझ जाता है। अब जुंगवू हैन्यूअल को प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। दूसरे दिन जुंगवू चैंग से कहता है कि विक्टिम के शरीर पे जो घाव मिले वो दरअसल हैन्यूअल के चाकू के थे ही नहीं। चैंग कहता है अगर हम हैन्यूअल को बेगुनाह साबित करेंगे तो उसका मतलब ये निकलता है कि हमारी न्याय व्यवस्था अक्षम है।
वो असली कातिल को पकड़ नहीं सकती और बेगुनाह को सजा देती है। जुंगू यही सोचता है कि काश असली मर्डरर हाथ लगे। दूसरी ओर हैन्यूल अपने पुराने बॉस के पास जाके उसकी फैक्ट्री में काम मांगता है। वो भी बड़े दिल से उसे काम पे रख लेता है। तो यहाँ जुंगू को पता चलता है कि फिशरमैन कॉलोनी में हर कोई कानूनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो वहाँ की औरतों को प्रॉमिस करता है कि वो उनकी मदद करेगा। इस बहाने वो उन लोगों में घुल मिल जाता है। तो हैन्यूल अपनी कमाई हुई पहली सैलरी जुंगू को देता है और उससे कहता है, मेरे लिए मुफ्त में काम मत करना, ये मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है। जुंगू उससे कहता है, आज से मैं तुम्हारा ऑफिशियल लॉयर हूँ। अब दोनों मिलके केस स्टडी करने लगते हैं। जुंगू हैन्यूल से कहता है, कोर्ट में हमें नए सबूत पेश करने होंगे, पुराने सबूतों को कबूल नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कोई बात बताओ जो तुम पिछली बार भूल गए थे। उस दिन घर जाने के पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ? जुंगू बताता है कि उस वक्त सुजिन नाम की लड़की मेरे साथ होटल में काम करती थी। उस रात पुलिस का एक आदमी उस पर जबरदस्ती करने के इरादे से उसकी रूम में घुस आया। मैंने उसकी पिटाई की। सुजिन तो उसे चाकू मारने भी दौड़ी थी। मैंने उसे रोका और वही चाकू मेरी स्कूटर की डिक्की में पुलिस को मिला। मैं सुजिन को स्कूटर पे बिठा के उसे बस स्टेशन छोड़ने गया। उस रात वो ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। वो पुलिस वाला डोंग का ही आदमी था। अब अगले दिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चोई थेमिस लॉ फर्म पहुंचता है। ये वही सरकारी वकील है जिसने 14 साल पहले हैन्यूल के खिलाफ केस लड़ा था। चोई चाहता है कि केस की रीट्रायल ना की जाए। जिसका फैसला 14 साल पहले लग चुका है उसे फिर से चलाने में क्या फायदा? जुंगू उससे कहता है, जो केस जाली पेपर्स और नकली सबूतों के साथ जीता गया हो उस केस की अहमियत ही क्या है? चोई जुंगू को उसकी नई लॉ फर्म में जॉब ऑफर करता है। जुंगू उससे कहता है, तुम जैसे लोगों के साथ काम करके मैं भी कमीना बन जाऊंगा। मैं अपने क्लाइंट को नहीं बेचता। तो अब चोई जुंगू को कुछ लेटर्स देते हुए कहता है, तुम्हारे उसी क्लाइंट ने जेल में से डिटेक्टिव डोंग को ये लेटर लिखे थे। लेटर में हैन्यूल ने अपने जुर्म कबूलते हुए डोंग से माफी मांगी होती है। वो लेटर पढ़ के जुंगू बहुत गुस्सा होता है। हैन्यूल उससे कहता है, उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सजा कम करवाने के लिए वो सुझाव मेरे लॉयर ने मुझे दिया था। मैं जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहा था तो मैंने वो लेटर लिखे। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक जुंगू की कार को टक्कर मारता है। घायल जुंगू को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। चैंग जुंगू से कहता है, क्लाइंट कभी भरोसे के लायक नहीं होते। हैन्यूल उनकी वो बातें सुनता है। दूसरे दिन लोकल गुंडे से उसे सुजिन का पता मिलता है जो अब दूसरे किसी शहर के एक कैफे में काम करती है। हैन्यूल सुजिन से मिलने वहां जाता है। वो सुजिन से कहता है कि अगर वो कोर्ट में आके गवाही दे कि जब मर्डर हुआ तब हम दोनों होटल में एक साथ थे तो केस जीती जा सकती है। सुजिन के एक्सप्रेशन से हैन्यूल समझ जाता है इस तरह की गवाही देके वो अपना सोशल स्टेटस खराब नहीं करना चाहती। तो वो वहां से जाने निकलता है। सुजिन उससे कहती है, मगर मैं तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकती हूँ। वो हैन्यूल से कहती है, तुम्हें सजा होने के कुछ दिनों बाद लोकल पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ था। तो अब हैन्यूल होशिन से मिलता है जो उस वक्त लोकल पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था और अब मामूली सिक्योरिटी ऑफिसर है। होशिन बताता है, तुम्हारे पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद हमें एक कॉल आया। कॉल करने वाले का कहना था कि उसने टैक्सी ड्राइवर का मर्डर किया है। होशिन हैन्यूल को वो सब बात बताता है। दूसरी ओर चैंग जुंगू से कहता है कि वो अपनी खुद की लॉ फर्म खोलने जा रहा है और वो चाहता है कि जुंगू उसका पार्टनर बने। तभी जुंगू को हैन्यूल का कॉल आता है। वो जुंगू से कहता है कि असली कातिल का पता उसे चल चुका है। हैन्यूल बिना सब्र किए सीधा उस कातिल तक पहुंच जाता है। उस आदमी का नाम रोमिन है जो एक कार डीलर है। हैन्यूल रोमिन को पहचान के उसकी पिटाई शुरू करता है। रोमिन उससे बच के भागता है तो जुंगू उसे रोकता है। अब रोमिन मान जाता है कि उसी ने उस रात टैक्सी ड्राइवर का मर्डर किया था। मर्डर के बाद वो उसके दोस्त के पास गया। वो बताता है, जब मेरे हाथ से मर्डर हुआ तब मैं ड्रग्स के नशे में था। नशा उतरने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने पैसे का लालच देके मेरे दोस्त को इल्जाम खुद के सर लेने बोला, मगर पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पलट गया। होशिन ने रिपोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चोई के सामने रखी। एक मर्डर और दो अलग अलग कातिल, एक असली कातिल तो दूसरा डोंग ने बनाया नकली कातिल। अगर डोंग की हरकतें पब्लिक के सामने आती तो सारी जुडिशियल सिस्टम का पोल खुल जाता। इंट्रोगेशन के वक्त रोमिन ने अपना गुनाह कबूला भी। वो जेल जाने को भी तैयार था, मगर डोंग ने ऑलरेडी हैन्यूल का कन्फेशन कोर्ट में सबमिट कर दिया था। तो डोंग और चोई ने मिलकर फैसला किया कि वो हैन्यूल को कातिल ठहराएंगे। डोंग ने रोमिन और उसके दोस्त को धमकी दी कि वो अपना मुंह बंद रखे। दोनों को 3 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो होशिन की तहकीकात को रोक दिया गया। रोमिन जुंगू से कहता है, मैं मर्डरर था और मैं अपने जुर्म कोर्ट में कबूलने को भी तैयार था, मगर डोंग ने हमें छोड़ दिया। मेरे उस दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल में सुसाइड की। अब भले रोमिन कोर्ट में अपना जुर्म मान ले, मगर मेंटल रिपोर्ट के चलते
उसका कन्फेशन सच नहीं माना जाएगा। फिर भी जुंगवू कोर्ट के सामने सच्चाई लाने का फैसला करता है। वो मीडिया के सामने केस को लेके इंटरव्यू भी देता है। अपने पति की सच्चाई के लिए चल रही लड़ाई देख के जुंगवू की वाइफ भी इमोशनल होती है। तो किमसू के दिल में ये उम्मीदें जाग जाती है कि उसके लड़के को अब इंसाफ मिलेगा। जुंगवू अपने सपोर्ट के लिए पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है। उसकी ये मेहनत एक म्युनिसिपल वर्कर देखता है। वो जुंगवू को कॉल करके मिलने बुलाता है। जुंगवू इस नए विटनेस के बारे में चैंग को बताता है। उस म्युनिसिपल वर्कर का नाम ओमर है। ओमर बताता है उस रात में क्राइम स्पॉट पे गार्बेज ट्रक में बैठा था। रियर व्यू मिरर में मैंने उस कातिल को टैक्सी से उतरते हुए देखा। मैं उसे कहीं से भी पहचान सकता हूँ। जुंगवू उससे पूछता है कि क्या उस रात उसने किसी स्कूटर को टैक्सी के आसपास देखा। ओमर कहता है नहीं, तब वहाँ कोई भी स्कूटर या दूसरा आदमी नहीं था। जुंगवू उससे पूछता है तब तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए। ओमर कहता है मैंने पुलिस को कॉल भी किया था मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने भी सोचा क्यों झमेले में पड़ना। इनकी ये बातें चल रही होती है कि तभी डोंग वहाँ आता है। वो ओमर और जुंगवू को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। उन्होंने ओमर पे ड्रग डीलिंग का झूठा केस डाल दिया है तो जुंगवू पे पुलिस के काम में रुकावट डालने का डोंग हैन्यूअल को धमकी देता है कि अगर उसने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की तो वो उसे किसी नकली केस में फंसा के जिंदगी भर जेल में सड़ने भेजेगा। वो सब देख के किमसू की उम्मीदें टूट जाती है। तो पता चलता है कि ओमर के बारे में पुलिस को और चोई को चैंग ने ही इन्फॉर्म किया था। चोई ने चैंग की नई लॉ फर्म को फाइनेंस करने का लालच दिया था। या जुंगवू पुलिस स्टेशन से छूट के बाहर आता है। वो जान गया है कि ओमर के बारे में डोंग को चैंग ने ही इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि ओमर के बारे में उन दोनों के सिवा और कोई नहीं जानता था। चैंग के ऑफिस वार्डरोब में उसे वो पेपर्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन के बदले चोई ने ही नए ऑफिस की जगह चैंग को गिफ्ट की है। जुंगवू उससे जवाब मांगता है। चैंग कहता है कि हैन्यूअल जैसे छोटे आदमी के लिए मैं यह अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ दूं। उसका जो भी कर्जा है मैं चुका दूंगा। न्यू ट्रायल के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। जुंगवू उससे कहता है तुमने तो मुझे मेरी ही नजर में गिरा दिया। मैं तुम्हें मेरा सबसे अच्छा दोस्त समझ रहा था और तुमने मुझे ही बेच दिया। या किमसू फ्रस्ट्रेट होके हैन्यूअल को देश छोड़ के भाग जाने कहती है। वो उससे कहती है कि ये जालिम लोग फिर तुम्हें किसी केस में फंसाएंगे और जेल भेज देंगे। अब इस उम्र में मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो होगी कि तुम जहाँ भी कहीं हो जिंदा हो। हैन्यूअल भी अब जिंदगी से हार चुका है। दूसरी ओर उम्मीद हारा हुआ जुंगवू एक स्टोर जाता है। जब वो पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ हैन्यूअल ने दिया हुआ एनवलप लगता है जिसमें हैन्यूअल की जिंदगी भर की कमाई है। वो फैसला करता है कुछ भी हो जाए वो हैन्यूअल को इंसाफ दिला के रहेगा। या लॉ फर्म की वीकली मीटिंग में चैंग अपने कलीग्स को एक किस्सा सुनाता है कि एक दिन मेरा कुत्ता बुचर शॉप घुस गया और वहाँ उसने ढेर सारा मीट खाया। बुचर ने वकील होने के नाते मुझसे सलाह मांगी कि क्या कुत्ते के ओनर को इसका मुआवजा देना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने मुझसे मीट की कीमत यानी $500 मांगे। तो ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पहुंचा जुंगवू उससे कहता है उल्टा तुम्हें उससे $500 मांगने चाहिए। उसे कानूनी सलाह देने की तुम्हारी फीस $1000 बनती है। इसीलिए तो वकील बदनाम है। पैसे के सिवा उन्हें कुछ दिखता नहीं। अब मैं तुम पे केस डालने वाला हूँ। केस से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करना कानूनी जुर्म है। चैंग उससे कहता है पहले इसके सबूत ढूंढो। जुंगवू बाकी लोगों से कहता है ऐसा दोस्त पालने से कुत्ता पालना बेहतर है। कम से कम मीट खा के वो ईमानदारी तो करता है। अब जुंगवू लॉ फर्म छोड़ के जाने लगता है तो फिलियानो उससे कहता है मैंने जिंदगी में काफी वकील देखे मगर वफादार वकील पहली बार देख रहा हूँ। जुंगवू उससे कहता है मेरे क्लाइंट ने उसकी केस लड़ने के लिए उसकी जिंदगी भर की कमाई मुझे एडवांस में दी। क्या ऐसा क्लाइंट तुमने आज तक कभी देखा है। फिलियानो कहता है नहीं। अब जुंगवू किमसू से मिलने जाता है तो वो उससे कहती है अब एक कानूनी नौटंकी बंद करो। हैन्यूअल जा चुका है, केस बंद हो चुका है। मगर जुंगवू अभी भी हार नहीं मानना चाहता तो वो सुजिन के कैफे पहुंचता है। सुजिन जुंगवू को किसी भी तरह की मदद करने को तैयार नहीं। जुंगवू इमोशनल होके उससे कहता है वो हैन्यूअल तुमसे प्यार करता था। उस रात तुम्हें बचाने के चक्कर में वो लेट घर जा रहा था और उसके साथ ये हादसा हुआ। अगर वो तुम्हारी भलाई न सोच के जल्दी घर जाता तो ये सब उसके साथ नहीं होता। 14 साल की जेल और मर्डरर का टैग यही मिला उसे तुम्हारी भलाई करके। दूसरी ओर हैन्यूअल ने कानून को हाथ में लेने का फैसला किया है। वो डोंग को मारने उस वीरान मोटेल जाता है और डोंग के आदमियों पे हमला करके एक मासूम लड़के को छुड़ाता है कि तभी डोंग आके उस पे हमला करता है। डोंग उससे कहता है 14 साल पहले ही मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। इस बार मैं तुम्हें उम्र कैद के लिए जेल भेज दूंगा। तो अब हैन्यूअल उससे लड़ पड़ता है जिसमें डोंग घायल होता है। अब जैसे ही हैन्यूअल चाकू से डोंग को मारने जाता है जुंगवू वहां आके उसे रोकता है। वो हैन्यूअल से कहता है क्या तुम इन गंदे लोगों को सच साबित करना चाहते हो।
असली मर्डरर बनना चाहते हो? हैन्यूल कहता है यही कानून दुनिया में चलता है, खुद हथियार उठाओ और अपना न्याय हासिल करो। जुंगू उससे कहता है तो सबसे पहले मुझे मार डालो, क्योंकि मैं उसी कानून से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो मेरा कर्जा चुकाने के चक्कर में तुम्हारी वकालत ले बैठा। मैं खुद भी सेल्फिश हूँ, तुम मर्डरर नहीं हो, बहुत नेक दिल हो और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे सिर्फ आखिरी एक चांस दो, मैं इंसानियत को मिटने नहीं दूंगा। अब जुंगू को कोर्ट से न्यू ट्रायल की परमिशन मिलती है। सुजिन भी कोर्ट में गवाही देने को तैयार होती है। कोर्ट में केस शुरू होता है। जुंगू की वाइफ और बेटी भी उसे सपोर्ट करने कोर्ट में आई है। जुंगू जज से कहता है मैं हैन्यूल के बचाव में यहाँ नहीं आया, मैं यहाँ केस लड़ने इसलिए आया हूँ ताकि लोगों का कानून पे से विश्वास ना उड़े। ये न्यू ट्रायल उस मासूम के साथ इंसाफ करेगी जिसने उस जुर्म की 14 साल सजा भुगती है जो उसने नहीं किया। सारे सबूतों को और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट हैन्यूल को मर्डर के आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। डोंग को जेल होती है तो चोई का लाइसेंस रद्द करके उसे डिबार किया जाता है। हैन्यूल और सुजिन की शादी होती है तो जुंगू एक नामचीन वकील बन जाता है। उसका डिवोर्स भी बच जाता है। उसे न्यू ट्रायल स्पेशलिस्ट का खिताब दिया जाता है। कानून हमारे लिए बना है तो उसे मजबूत करने का काम भी हमारा है, मगर उसके पहले हमें उस पर विश्वास तो रखना होगा। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।